आज का हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें हम रोमिला थापर के 3 चैप्टर्स कवर कर जाएंगे जो 5th चैप्टर लाइफ ऑफ द पीपल के बाद आते हैं। जिन चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर आ जाता है एडवेंट ऑफ द मुगल्स एंड द यूरोपियंस, दूसरा चैप्टर आ जाता है अकबर और तीसरा आ जाता है मैग्निफिसेंस ऑफ द एम्पायर। ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। डिक्लाइन ऑफ मुगल का लास्ट चैप्टर रह जाएगा, वो बात करेंगे। चलिए बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 1206 से इस्टेब्लिश हुई दिल्ली सल्तनत 1526 तक आते हुए काफ़ी वीक पड़ चुकी थी। इसके वीक पड़ने की शुरुआत 1414 से ही शुरू हो चुकी थी, जब सैयद डायनेस्टी की नींव रखी गई। दिल्ली सल्तनत जो किसी ज़माने में दक्षिण तक फैली थी मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के दौर में, वो दिल्ली सल्तनत अब दिल्ली और उसकी विसिनिटी तक सीमित रह चुकी थी। इसके आगे कोई भी एरिया उसके इन्फ्लुएंस में नहीं था। ये पहली बात। सेकंड आस्पेक्ट ये है कि इसी समय 1398 में मुगलों के भी तुर्कों के तैमूर के भी आक्रमण भारत में हो रहे थे और उसने दिल्ली को डेवास्टेट किया 1398 के दौरान। इन सारी सिचुएशंस की वजह से जो लोकल लीडर्स और लोकल चीफ हैं वो काफ़ी हद तक अपनी इंडिपेंडेंस अजर्ट कर चुके थे और अब उन्हें यह बात एक्सेप्टेबल नहीं थी कि कोई भी एक कंसोलिडेटेड किंगडम बना करके उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अधीन लाने का प्रयास करें। ऐसे में जब लोधी रूलर्स ने किंगडम को रिवाइव करने का प्रयास किया, उनके द्वारा इनकी इंडिपेंडेंस को वापस लेने का प्रयास किया, जो चीफ और जो लीडर इंडिपेंडेंट हो चुके थे, ऐसे में इन चीफ्स एंड लीडर्स ने बगावत की लोधियों के अगेंस्ट और फाइनली इन्होंने काबुल के शासक बाबर को भारत में इन्वाइट किया। बाबर के आने के बाद 1526 में आप सभी को पता है कि ऐतिहासिक मैदान जो पानीपत का है वहाँ पे युद्ध लड़ा गया। बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराया गया। इस हराने में बाबर का साथ बहुत सी चीज़ों ने दिया। ये बात बिल्कुल ठीक थी कि बाबर के पास सेना इब्राहिम लोदी से काफ़ी कम थी, लेकिन बाबर एक बहुत ही एबल जनरल था। बाबर रेगुलरली वॉर प्रैक्टिसेस में इंडल्ज था सेंट्रल एशिया में होते हुए। ये दूसरा बात। तीसरी बात, बाबर के पास उस समय के चुने हुए घुड़सवार थे जो बहुत ज़बरदस्त थे। और चौथा, बाबर ने अपनी आर्मी को बहुत ही वेल फैशन वे में ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसकी वजह से वो उन्हें किसी भी लोकेशन से किसी भी एंड तक बहुत इमीडिएटली मूव कर सकता था। बाबर के द्वारा बहुत ही वेल डेवलप्ड आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, जो उस समय भारत की दिल्ली की सेना के लिए बहुत नया अनुभव था। इन्हें तोपें और बंदूकों आर्टिलरियों का ज्ञान नहीं था। बाबर के समय उस समय में भारत में लुगुमा प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया गया, जिसके तहत उसने अचानक रेड कर दिया और अचानक ही सरप्राइज दे दिया लोधियों को, जो उन्हें समझ नहीं आया। इन सारी कंडीशंस को देखें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये रहा कि खुद लोधी शासक के अपने अपने लोग ही अंदरूनी जो उसके लीडर या और मेंबर हैं वही बिट्रे कर गए। इन सारे कारणों से बाबर जीता, दिल्ली में उसकी सत्ता स्थापित हुई। बाबर को बुलाने में 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक पंजाब का दौलत खान लोधी, जो उस समय इब्राहिम लोधी का गवर्नर हुआ करता था, और दूसरा मेवाड़ का राणा सांगा। क्योंकि राणा सांगा के अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध चल रहे थे, जैसे दिल्ली के लोधी हैं, उसी तरह से मालवा के शासक और अफगान शासक। तो वो ये चाहता था कि एक बार जब दिल्ली कमज़ोर पड़ जाएगी, बाबर यहाँ पे रेड करके तैमूर की तरह फिर वापस चला जाएगा, तो मैं उस वैक्यूम का फ़ायदा उठा करके दिल्ली की सत्ता पर बैठूँगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बाबर के साथ उस समय अफगानिस्तान के रीजन में जो एक्सपीरियंसेस हो रहे थे वो बहुत यूनिक थे। समरकंद का इलाका सारा का सारा उज़्बेकों के अधीन चला गया था, उज़्बेक उसे ले चुके थे। नीचे पर्शिया यानी कि ईरान में सफ़ाविद शासक काफ़ी मजबूत हो चुके थे, और बाबर एक छोटी सी पॉकेट काबुल और कंधार तक सीमित हो चुका था, जिसमें से कंधार भी सफ़ाविद ले गए थे। ऐसे में बाबर को इस बार भारत में सिर्फ रेड नहीं करनी थी। बाबर भारत के धन के बारे में जानता था, वेल्थ, बाबर भारत की प्रॉस्पेरिटी के बारे में जानता था। उसे भारत पर एक परमानेंट किंगडम इस्टेब्लिश करना था। भारतीय लोग जो उसे बुला रहे थे और बाबर जो कि आना चाहता था, दोनों के एम्बिशंस डिफर कर गए। भारत में बाबर आया, उसने पानीपत का पहला युद्ध जीता और वो परमानेंटली यहाँ पर सेटल हुआ। उसके इस एम्बिशन को जानने के बाद ये एविडेंट था कि उसकी नेक्स्ट बैटल अब राणा सांगा के साथ होगी, जो एम्बिशियस था, जो गद्दी पर बैठना चाहता था। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया, आप सभी जानते हैं। और अल्टीमेटली इस युद्ध के बाद जब राणा सांगा को खदेड़ दिया गया,
तो भारत में बाबर की मोहर पक्की हो गई और मुगलिया सल्तनत की स्थापना हो गई। 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर भारत की गद्दी पर बैठा, दिल्ली को अपनी सत्ता बनाया, आगरा को अपनी सीट बनाया, लेकिन इसके समय में इसे इतना समय मिला ही नहीं कि अपने आप को कंसोलिडेट कर सके। उसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा, जो कि बाबर का बेटा था, लेकिन हुमायूं को ऑलवेज चैलेंजेस मिलते रहे। वो चैलेंजेस क्या थे? जब लोधी शासक गद्दी पर बैठे थे, उस समय बहलोल लोधी से लेकर के इब्राहिम लोधी तक एक प्रैक्टिस अपनाई गई थी कि बड़े पैमाने पर जो खैबर और पख्तूनवा का इलाका है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, वहाँ पे एक रोहो का इलाका आता था। उस रोहो के इलाके से बहुत सारे रोहिला अफगानी बुला करके इन्होंने अपनी सेना में भर्ती किए थे, क्योंकि इन्हें उनका समर्थन चाहिए था। इन्हें था कि उन्हें रोजगार मिल जाएगा और इन्हें अच्छे लेवल पर आर्मी मिल जाएगी। ये अफगानी लोधियों के समय से भारत में बड़े पैमाने पर कंसंट्रेट हुए, जबकि इससे पहले भी अलग अलग सल्तनत शासकों के द्वारा इन अफगानियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बड़ी तादाद में ये लोधियों के द्वारा बुलाए गए। एक बार जब ये अफगानी यहाँ पर बैठ चुके थे, तो इनकी एक आदत थी कि इक्वलिटी का कंसेप्ट शेयर करते थे। ये राजा के साथ कारपेट के ऊपर बैठते थे। इन्हें ऑर्डर लेने की आज़ादी नहीं आदत नहीं थी। मतलब ये इंडिपेंडेंस की और इक्वलिटी के थॉट को ऑलवेज चेरिश करते थे। ऐसे में जब बाबर ने यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड एम्पायर एस्टेब्लिश करने के बारे में सोचा, जब उसने कमांड देनी शुरू की और इन अफगानों को एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन, दिल्ली के अधीन लाने का प्रयास किया, इनकी तरफ से बगावत हमेशा रही, लेकिन बाबर मजबूर था और बाबर इनके साथ ईस्टर्न रीजन में, बिहार के एरिया में ट्रूस करके चला गया था, संधि करके चला गया था। फाइनली हुमायूं गद्दी पर बैठता है और हुमायूं के समय में सबसे ज़्यादा टर्बुलेंस और कैओस इन्हीं अफगानियों के द्वारा मचाया जाता है। 1530 से लेकर के 1540 तक एक पीरियड आता है हुमायूं का, जब वो शासन करता है। अफगान खुद को कंसोलिडेट करते हैं शेरशाह सूरी के अधीन, और शेरशाह सूरी 1540 में बुरी तरह से हुमायूं को हरा देता है। हुमायूं दर दर की ठोकरें खाता रहता है और कहीं पनाह नहीं मिलती तो फाइनली पहुंच जाता है ईरान के सफाविद शासकों के पास, वही उसे पनाह देते हैं। अब 15 साल के लिए 300 साल का जो लंबा शासन अब स्थापित होगा मुगलों का, 1526 से लेकर के आगे बिल्कुल 1856 तक, इस शासन के बीच में एक 15 साल का शासन अफगानों का भी आएगा, जिसमें द ग्लोरियस पीरियड ऑफ शेरशाह सूरी भी है। शेरशाह सूरी 1440 से 1445 तक शासन करेगा, 5 ईयर्स। उसके बाद उसके सक्सेसर्स गद्दी पे बैठेंगे। उनके बीच में सक्सेसरशिप की वॉर है, कैओस है। इस चीज़ को और इस एक्टिविटी का बेनिफिट उठाने के लिए फिर ईरान से ऊपर पहुंच गए काबुल कंधार का इलाका, वहाँ से भारत में एंट्री करेगा, पंजाब को जीतते हुए दिल्ली तक वापस आएगा हुमायूं, अपनी लॉस्ट गद्दी को फिर से ले लेगा, रिस्टोर करेगा अपनी पोजीशन। लेकिन 1555 में जब ये हो पाएगा, उसके ठीक एक साल के बाद 1556 में वो अपने ही द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके मर जाए। इस समय अकबर की उम्र 13 साल थी और 13 साल की उम्र में ही ताजपोशी कर दी गई थी अकबर की, और उसे गद्दी पर बैठना पड़ा। यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट हो जाती है। देखिए, अगर आप मुगलिया सल्तनत को समझना चाहते हैं, इसमें अकबर एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इसी के दौरान मैं सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर पॉलिसीज भी समझा दूँगा। अकबर जब 1556 में पोजीशन पर आया, तो क्योंकि माइनर होने की वजह से वो एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और आर्मी का काम नहीं संभाल सकता। उसके बिहाफ पर ये काम संभालेगा, ये जिम्मेदारी संभालने का काम किया बैरम खान ने। तो बैरम खान उसका गार्जियन भी है और रीजेंट भी है, क्योंकि वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभाल रहा है। और इसी दौरान बैरम खान ने अकबर के इस शासन को कंसोलिडेट भी किया। लेकिन अकबर का गद्दी पर बैठ जाना इतना आसान नहीं था। अकबर की ताजपोशी पंजाब के कलानौर में हुई थी, ये बात आप हमेशा याद रखना, और हमारा आज भी वो पक्का बना हुआ है। कलानौर में ताजपोशी हुई है। उधर हुमायूं ने दिल्ली रिस्टोर अभी किया था, गिर के मर गया, लेकिन अफगान तो नहीं खत्म हुए ना। जैसे ही हुमायूं की डेथ होती है, अफगान फिर से खुद को कंसोलिडेट करते हैं और मौके का फ़ायदा उठा करके यह अफगान शासक अपने ग्रुप को कंसोलिडेट करते ही दिल्ली आगरा फिर से कब्जा करते हैं। अब अकबर को फिर से दिल्ली और आगरा छुड़ाना है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध होगा। यह पानीपत का दूसरा युद्ध अफगान और अकबर के बीच में होगा, लेकिन अफगानों की तरफ से उनका सैनिक सेनानायक लीडर बन के लड़ रहा है था हेमू। तो हेमू और अकबर यानी कि बैरम खान के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध होगा। इस युद्ध में हेमू बहुत मजबूत है और बैरम खान ने यह डिसाइड कर रखा है कि हम अगर लड़ते हैं उससे तो तय है, सेना इतनी बड़ी है कि हम खत्म हो जाएंगे। तो एक ही टारगेट है, हमें एक निशानची किसी तरह हेमू पे बनाए रखना है
और उसकी आंख पे अगर हम अटैक कर पाएँ तो हेमू खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली युद्ध चल रहा होता है, हेमू की सेना जीत रही होती है, लेकिन किसी तरह से हेमू की आंख पे अटैक कर दिया जाता है, हेमू खत्म हो जाता है। यह दूसरा युद्ध है पानीपत का, जिसने पूरी तरह से इतिहास को बदल दिया। अकबर के पास दिल्ली और आगरा वापस आ गया, गद्दी स्थापित की गई और रीजेंसी के तौर पर बैरम खान अब एम्पायर को कंसोलिडेट करेगा। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है अकबर, उसे फील होता है कि बहुत सारे डिसीजंस उस पर इम्पोज किए जाते हैं। जिस तरह से एक्चुअल में स्टेट चलना चाहिए वैसे वर्क नहीं कर रहा, और अब वो अपनी इंडिपेंडेंस भी असर्ट करना चाहता है। ऐसे में वो बैरम खान की रीजेंसी को नहीं चाहता और वो उसे डिस्कार्ड करना चाहता है। जब बैरम खान डिस्कार्ड कर दिया जाता है, अकबर इंडिविजुअली सारी कमान संभालता है और इसके बाद शुरू होती है असल कहानी। अकबर जब अपने आप को कंसोलिडेट करता है तो उसके सबसे पहला टारगेट ये होता है कि किसी तरह से अपने एम्पायर को रीगेन किया जाए और जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उनको पहले अपने अधीन लाया जाए। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट एरिया है दिल्ली से नीचे आगरा, आगरा से नीचे इम्पोर्टेंट आपको ग्वालियर चाहिए, तो ग्वालियर का किला लिया जाता है। उसके बाद अजमेर ले लिया जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है जौनपुर की, ईस्ट में, ईस्ट से जौनपुर, आगरा से नीचे ग्वालियर, ग्वालियर से नीचे अजमेर। ये सारी चीज़ें लेने के बाद नेक्स्ट अटैक मालवा पर होता है। नेचुरल सी बात है, जब भारत के नक्शे पर देखें एक जो उस समय का दिल्ली का इलाका है, इसमें ये मध्य प्रदेश और ये आता है मालवा का, ये मालवा का इलाका है। तो जब मालवा कंट्रोल में लिया गया उसके बाद ये बट नेचुरल था कि आपका कन्फ्रंटेशन क्रिएट होगा गुजरात के साथ और राजस्थान के इम्पोर्टेंट किंगडम्स के साथ। तो राजस्थान में दो इम्पोर्टेंट किंगडम बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, एक मेवाड़ और एक मारवाड़। इन दोनों के साथ आपका प्रॉब्लम होना तय है। अब अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ अपनाई अकबर ने, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी थी अकबर की वो है फ्रेंडली पॉलिसी। तो अकबर ऑलवेज उस समय की डोमिनेंट क्लास राजपूताना के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखना चाहता था। इसलिए अगर आप देखें तो अकबर ने काफ़ी सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए खुद और अपने बेटों के साथ। जब वो खुद कई सारी राजपूत प्रिंसेस से मैरिज कर रहा था, वहाँ पर उसने अपने बेटे सलीम यानी कि जहांगीर की भी राजपूत प्रिंसेस के साथ मैरिज की। जहांगीर की पत्नी राजपूत थी, जोधाबाई और दूसरी का नाम याद है मेरा, ठीक है। तो अब जोधाबाई उधर भी थी, जो आपको पता होना चाहिए अकबर के साथ उसका ओरिजिनल नाम हरखा बाई था, हरखा बाई, ठीक है। तो ये इधर जोधाबाई वाला नाम है जहांगीर के साथ। इस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंसेस के साथ आपने बड़े लेवल पर राजपूताना को अपने साथ जोड़ा, उन्हें ऑफिशियल कैटेगरी में और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ऊंची पदवियों पर रखा, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट है राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह एक बहुत ही कॉन्फिडेंट हुआ करते थे अकबर के, जो इसी राजपूताना के साथ फ्रेंडली और मैट्रिमोनियल अलायंसेस की वजह से है। लेकिन इन्हीं में कुछ राजपूताना ऐसे भी थे जो किसी भी मैटर किसी मामले में सबड्यू करना ही नहीं चाहते थे, और उनमें आते हैं राणा प्रताप, जिन्हें फिर महाराणा प्रताप भी कहा जाएगा। इनके साथ युद्ध काफ़ी लंबे चलते रहे, लेकिन एट द एंड अकबर की किंगडम है तो अकबर जीतने में सफल रहेगा। मेवाड़ मारवाड़ कंट्रोल में ले लिया जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चाहे जितनी भी जद्दोजहद हो। जैसे ही राजस्थान आप कंसोलिडेट कर लेते हैं, मालवा आपके कंट्रोल में आ चुका है। अब नेचुरल सी बात है कि ये आपका बॉर्डर बन चुका है मध्य प्रदेश का साउदर्न एरिया। तब आपका अगला कन्फ्रंटेशन दक्कन की किंगडम्स के साथ होगा, डेक्कन। और डेक्कन में आपको पता है 5 किंगडम्स एग्जिस्ट कर रही थी, अहमदनगर, बीजापुर, बेराड़, बीदर, गोलकोंडा। अहमदनगर, बीजापुर, बेराड़, बीदर, गोलकोंडा, ये 5 किंगडम्स एग्जिस्ट कर रही हैं। पांचों काफ़ी कंसोलिडेटेड और स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में सबसे पहला कन्फ्रंटेशन मालवा से नीचे उतरते ही महाराष्ट्र में होगा। किसके साथ होगा? अहमदनगर के साथ, क्योंकि यहाँ पर गोदावरी नदी के आसपास कौन बैठे हैं? अहमदनगरी। तो अहमदनगर के साथ फाइट होती है, लेकिन ये इतनी भी कमज़ोर नहीं हो सकती, ये आप जानते हैं, क्योंकि अहमदनगर किसी भी लेवल पर सबड्यू करना नहीं चाहता था। लंबे समय तक ये फाइट चलती है। 8 साल की जद्दोजहद के बाद आपको पता है अकबर के कहने पर उसका बेटा प्रिंस मुराद यहाँ पर एक्टिविटीज़ कर रहा है, और अहमदनगर के साथ फिर ट्रूस होता है। अहमदनगर की आधी टेरिटरी मुगलों के पास जाती है, और अहमदनगर उस समय तक 5 किंगडम में से बेराड़ को जीत चुका होता है, तो बेराड़ को दे देता है मुगलों को। आपको पता है ना, बेराड़ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अहमदनगर तक आए और गोदावरी को अपना बॉर्डर बना दिया।
ये अकबर के एंड पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर है ये बात? जब अकबर ने गोदावरी को अपना बॉर्डर बनाया, उसके बाद उसके दो टारगेट थे कि मुझे डेक्कन क्यों जीतना है। पहला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट तो ये था कि ये ऑलवेज मालवा के रीजन को टर्बुलेंस देंगे अगर मुझे नहीं जीतता। दूसरा आस्पेक्ट ये है कि अगर मुझे साउथ के कैंपेन करने हैं तो डेक्कन को बेस बनाना पड़ेगा। अगर मुझे एक्सट्रीम साउथ में जाना है बिना डेक्कन को बेस बनाए हो नहीं सकता। तो अहमदनगर आने के बाद, गोदावरी को जीतने के बाद, इसने इस सीज को कंसोलिडेट कर लिया और यहीं पर रोक दिया। ये इसकी इंपॉर्टेंट खासियत थी। गुजरात और बंगाल दो इलाके थे जो किसी कीमत पे अकबर को चाहिए थे। उसका रीज़न ये था कि गुजरात आप जानते हैं उस समय में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, जिसके बंदरगाह बहुत फेमस थे मिडल ईस्ट, ईस्टर्न अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ व्यापार करने के लिए। तो इस वजह से यहाँ से रेवेन्यू बहुत आता था, लैंड बहुत ही फर्टाइल था। और तीसरा, ये क्रॉस रोड्स के ऊपर था। क्रॉस रोड इंटरसेक्शन पॉइंट था। नॉर्थ से साउथ जाना है, साउथ से नॉर्थ जाना है, कोई भी सामान है नीचे से साउथ से नॉर्थ पहुँचाना है तो गुजरात पर स्टॉपेज आता था। फिर कोस्टल शिप्स साउथ से गुजरात जाते थे और वहाँ से ओवर द लैंड सामान गंगा वैली तक पहुँचता था। तो गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट था कई सारे माध्यम से, तो गुजरात को कंट्रोल किया गया। इसके बाद बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी मानी जाती थी, क्योंकि बंगाल में जो हुगली का पोर्ट था, रिवरिंग पोर्ट था, ये व्यापार के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट था। जूट हुआ करता था, कॉटन और सिल्क अव्वल दर्जे का यहाँ पर हुआ करता था। क्योंकि बंगाल का साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ व्यापार था, इस वजह से ये भी रेवेन्यू के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट था। लैंड गंगा की वैली है और गंगा का डेल्टा बनता है, तो लैंड अल्टीमेटली फर्टाइल है। इन सारे कारणों से बंगाल भी चाहिए। इन्हीं सारे माध्यमों से गुजरात, बंगाल, मालवा, अहमदनगर यानी कि खानदेश का इलाका और ग्वालियर और बाकी ये सारे अपने एरिया में कंट्रोल किए। इसके बाद पीरियड आगे बढ़ता है, 1590 से लेकर के 1597 का दौर आता है। इस दौरान उसने अपने नॉर्थ वेस्ट पर फोकस किया कि मुझे अपना नॉर्थ वेस्ट कंसोलिडेट करना है। इसी दौरान कश्मीर कंट्रोल में ले लिया गया, वेस्ट में सिंध कंट्रोल में ले लिया गया, और यही वो समय था जिस समय में कंधार को कंट्रोल कर लिया गया। याद रखें, कंधार सबसे माइंड ब्लोइंग अचीवमेंट थी उस समय में अकबर की, क्योंकि जिसके पास कंधार है, सबसे इम्पोर्टेंट कंधार सेंट्रल पॉइंट था वेस्ट और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए। मतलब अगर आप पर्शियंस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं और सेंट्रल एशियंस के साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ व्यापार करना, सेंट्रल एशिया के साथ ईरान यानी कि पर्शिया के साथ व्यापार करना, तो कंधार जहाँ पे कारवे बनते थे वेस्ट और नॉर्थ जाने के लिए, तो कंधार ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट था। दूसरा, कंधार एक इस तरह की माउंटेन लाइन पर था जो एक साइंटिफिक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बनाता था। अगर कंधार आपके इलाके पास है तो आपको फिर नॉर्थ वेस्ट से कोई चैलेंज नहीं, तो पंजाब को कोई थ्रेट नहीं। और पंजाब उस समय का 5 रिवर का एरिया सबसे फर्टाइल एरिया मानते थे। तो कंधार को कंट्रोल में लाना इसकी बिगेस्ट अचीवमेंट थी, जिसे जहांगीर ने लूज़ कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात, ये क्वेश्चन में याद रखना। इस तरह से अपनी टेरिटरीज को कंसोलिडेट किया। अपने समय में पूरी की पूरी मुगलों की ये किंगडम जो अकबर के अधीन थी, ये 15 सूबों में, 15 प्रोविंसेस में बटी हुई थी। इतनी बातें अकबर के बारे में समझ आई। अब हम वन बाय वन करके अकबर के और एट्रीब्यूट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट आता है अकबर ने ये सब मैनेज कैसे किया। तो इसमें माइंड ब्लोइंग एस्पेक्ट है अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अकबर के जब एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र करें तो अकबर ने कई तरह की खास पद्धतियाँ अपनाई, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मनसबदारी सिस्टम। अकबर जब भारत आया तो उसने भारत में जब उस सत्ता पे बैठा तो उसने ये देखा कि ऑलरेडी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफ़ी कंसोलिडेटेड है। भारतीय जनरेशन टू जनरेशन से काफ़ी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज और एक्सपीरियंस ले चुके हैं। इन्हें यकायक ही प्रशासन से निकाल देना किसी भी लिहाज से प्रशासन के लिए ठीक नहीं होगा। तो उसने काफ़ी हद तक उस समय के इस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अडॉप्ट किया। फिर उसमें कुछ चीज़ें सेंट्रल एशिया और पर्शिया से लिए हुए एक्सपीरियंसेस की ऐड कर दी, ये इंपॉर्टेंट था। और 1206 से लेकर के अब तक दिल्ली सल्तनत के द्वारा जो बसाई हुई चीज़ें थी उनको भी कॉन्टिन्यूटी में रखा। तो इस तरह से अकबर ने एक ब्लेंड प्रोवाइड किया एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें उसने इंडिया के खुद के अपने एलिमेंट्स जो ओरिजिनली काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे थे, दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया कॉन्ट्रीब्यूशन, और जो खुद मुगलों का अपना एक्सपीरियंस था पर्शिया और सेंट्रल एशिया वाला, उसको ऐड करके खास तरह की चीज़ों का विकास किया। इसमें ये विकास हुआ कि मनसबदारी सिस्टम चलाया गया। इस मनसबदारी के तहत मनसब का मतलब होता था रैंक, यानी कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बड़े लेवल पर आपने जब रूल करना शुरू किया तो काफ़ी सारे पहले के रूलर भी इंडक्ट करेंगे आप, जिन्हें आपने हरा दिया है। दूसरा, काफ़ी सारे चीफ हुआ करते थे,
जो पहले किसी अलग रूलर के अधीन होते थे, अब उनको आपने अपने अधीन ले लिया। तो कुछ वो जो इंडिपेंडेंटली रूल करते थे वो भी आपने जीत लिए, कुछ वो जो किसी के अधीन चीफ थे वो आपके चीफ हैं, कुछ वो जो आपने नए ऑफिसर्स भर्ती किए हैं, कुछ वो जो आप साथ में लेकर के आए हैं। इन सभी को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रोसेस चलाया गया कि आपने मनसबदारी सिस्टम रखा। आपने उनकी रैंक डिसाइड की, मनसब का मतलब जात और सवार। तो उसकी जात कितनी है, मतलब जो मुग़ल का दरबार है, जो अकबर बैठा है, उस मुगलिया दरबार में उसका स्टेटस क्या है, उसकी जात के बेसिस पर इसका स्टेटस डिसाइड होता था। तो इसमें आपने सेंट्रल एशिया का डेसिमल सिस्टम प्रणाली इस्तेमाल की। 10, 100, 10, 100, 1000 इस तरह का कंसेप्ट आपने अपनाया। तो 10 से लेके 5000 तक के मेन कॉमन मनसबदार हुआ करते थे, जिसमें 5000 ही मनसबदार बहुत ऊपर हुआ करता था। तो 5000 ही मनसबदार है अगर हो, तो फिर वो अकबर के सबसे क्लोज बैठता है, तो उसकी जात उतनी है, और फिर उतने ही उसके पास सवार भी है, घुड़सवार, जो उसे मैनेज कर रहे हैं। तो इस माध्यम से बड़े ही आराम से जो अकबर के गद्दी पे बैठने से पहले जिसका जो रुतबा हुआ करता था देश में, उसको उस हिसाब से उसकी स्टेटस दे दी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो सेटिस्फाई हो गया, बागी नहीं बना। और उतने ही उसको जिम्मेदारी भी है, तो 5000 सवार घुड़सवार भी हैं उसके पास। इससे अकबर ने एक आर्मी भी क्रिएट कर ली इन्हीं के माध्यम से, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर इन्हें अपने यही घुड़सवार कॉन्ट्रीब्यूट करने होते थे। लेकिन कभी भी अकबर ने ये कोशिश नहीं की कि मैं अपनी सेना ना रखूँ। अकबर ने उस समय के वर्ल्ड के सबसे वेल ट्रेन्ड एंड वेल फैशन्ड हॉर्सेस और उन हॉर्सेस को चलाने वाले कैवलरी मैन अपने अधीन रखे, सारी मेन आर्टिलरी अपने अधीन रखी, और एक सही पैमाने, सही मात्रा में सेना भी अपने अधीन रखी, जिसकी वजह से कोई मनसबदार कभी बगावत नहीं कर सकता था, खुद को स्ट्रॉन्ग समझ के उसको खदेड़ नहीं सकता था। इन सारे तरीक़ों से अकबर ने बहुत ही बाखूबी एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया। ये एक मेन बात, मनसबदारी सिस्टम। दूसरा सिस्टम ये हुआ करता था कि अकबर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन में इंस्टीट्यूशंस को इम्पोर्टेंस दी गई। तो जैसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज बनाए गए। 2 मेन ऑफिसर्स बहुत बड़े हुआ करते थे जो अकबर के साथ इंडिस्पेंसिबल थे, ऑलवेज मिलेंगे। इनमें से जो पहला ऑफिसर होता था उसका नाम होता था वज़ीर, जिसका मेन काम था रेवेन्यू। तो उस समय के जो किंग थे उनका मेन आस्पेक्ट ही रेवेन्यू लेना है। तो रेवेन्यू, आमदनी आएगी तो सेना रखी जाएगी, और सेना रखोगे तो सेना के दम पे ही आप रूल कर सकते हो। जिसके पास फोर्स है उसके पास रूल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। तो वजीर होता था जिसका काम था रेवेन्यू कलेक्शन। दूसरा ऑफिसर हुआ करता था दीवान, जिसका काम था आर्मी को, मिलिट्री को मैनेज करना। तो दीवान और वजीर 2 लेवल पे ऑफिसर होते थे, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ऑफिसर्स के अधीन, इनके ऑफिस के अंदर और बहुत सारे ऑफिसर्स आते थे। इसका मतलब एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अप्लाई किया अकबर ने, ये पहली बात। उसके बाद अकबर ने बड़ी खूबसूरती से अपना एम्पायर डिवाइड किया था। सबसे पहले सूबा आते थे, मैंने प्रोविंस, और हर सूबे का हेड होता था सूबेदार। सूबे के अधीन आती थी सरकार, सरकार एक एरिया, सरकार के अधीन आ जाते थे परगना, और परगना के नीचे आते थे विलेजेस। तो ग्रुप ऑफ विलेजेस मने परगना, ग्रुप ऑफ परगनाज मने सरकार, ग्रुप ऑफ सरकार मने की सूबा, और ग्रुप ऑफ सूबाज मने की देश, कंट्री, जो अकबर के अधीन था। इस तरह से जैसी अकबर की सेंट्रल की गवर्नमेंट थी, ठीक उसी का एक रेप्लिका मिनिएचर फॉर्म में सूबे में बैठता था। सूबे में भी वैसे ही, और सूबे का मेन लीडर सूबादार हुआ करता था। वहाँ पर भी आपको एक खास तरह का ऑफिसर दिखेगा जिसका नाम है बख्शी। ये बख्शी बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर है। ये आर्मी और रेवेन्यू इन चीज़ों को देखने का काम कर रहा है। यहाँ पर भी दीवान है, दीवान सारी की सारी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रहा है, रेवेन्यू का सारा मैटर यहाँ पर देख रहा है, और बख्शी के अधीन आपने आर्मी दे रखी है। इस तरह से आपने प्रोविंसेस को मैनेज किया, सूबों को मैनेज किया, फिर आगे सरकार, परगना और ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो इस तरह से होता ये चला गया कि पूरा देश एक तरह से आपने कंसोलिडेट कर लिया, और आपके डायरेक्टली अधीन कोई भी आपसे बाहर नहीं है। आपने इंस्टीट्यूशंस बनाए, यानी कि चीफ जस्टिस हुआ करता था, चीफ काजी, दीवान और वजीर को बहुत इंपॉर्टेंस दी आपने, बहुत पावर भी दी। बख्शी के पास भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और सूबेदार के पास भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने दिया कि ये कोई भी अकबर से बाहर हो जाए, एम्पायर से ऊपर चला जाए। एम्पायर ने खुद को ऑलवेज बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, जिसकी वजह से ये सभी वेल कैपेसिटी में सर्व करते रहे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। अनदर आस्पेक्ट इसमें ये आ जाता है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि अकबर ने ऑलवेज प्रयास किया कि इन्हें सैलरी कैश में दी जा सके। लेकिन अब कई सारी बाउंडेशंस और कई सारे आस्पेक्ट्स रहे होंगे, इसकी वजह से सैलरी के लिए जागीरदारी सिस्टम आया, जिसमें जो भी एक पर्सन है उसकी जितनी भी सैलरी होती थी, उतनी सैलरी
उतने पैसे को होल्ड करने वाला जो रेवेन्यू एरिया है, यानी कि अकबर की पूरी टेरिटरी है और वो लैंड से रेवेन्यू लेता है, तो जो रेवेन्यू आना है, एक पर्सन की सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपया है, तो एक एरिया से 10,000 रेवेन्यू आ रहा है, तो उसे वो एरिया दे दिया कि आप अपनी सैलरी के बराबर का यहाँ से रेवेन्यू लोगे, आपकी जागीर है। तो इसमें दो खासियतें हैं। पहला, मनसबदार पर्सन तक ही सीमित होता है, मनसबदारी सिस्टम पर्सन तक सीमित था। वो मर जाएगा तो उसके बेटे को वो मनसबदारी आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। बेटे को अगर अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन में आना है तो अपने ट्रायल देगा, एग्ज़ाम देगा और वह एक नई तरह की मनसबदारी की पोस्ट से शुरू करेगा। हो सकता है पिता 5,000 ही मनसबदार था और बेटा 10 की मनसबदारी पे आ जाए, तो हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था ये, इसकी वजह से ऑफिस को कंटेमिनेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरा, जो जागीरें थी ये हेरिडिटरी नहीं थी, जब तक आप मनसबदार हो तभी तक वो जागीर आपकी है, और जागीरों से आपको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, वो जागीर किसी और की भी हो सकती है। इसकी वजह से रेवेन्यू में इंटरेस्ट उस लेवल पर ऑफिसर्स का नहीं था, उन्हें पता था ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक टास्क है। इस तरह के प्रोसीजर्स अपना करके वेल फैशन पे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज किया। अब यहीं से आ जाती है खास तरह की रेवेन्यू पॉलिसी। तो अकबर की आमदनियों का स्रोत क्या था? अकबर की आमदनी का स्रोत मेनली रेवेन्यू था, और रेवेन्यू दो तरह से आता था, एक लैंड और एक ट्रेड से। चाहे ट्रेड से जो भी रेवेन्यू आए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू का जरिया लैंड ही हुआ करता था। इसकी वजह से अब एक इम्पॉर्टेंट नीड पैदा हुई, आपने मनसबदार को सैलरी की फॉर्म में ग्रांट दे दिया लैंड, जागीरदारी के तौर पे। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मनसबदार की सैलरी 10,000 है तो उस लैंड से कमाई भी 10,000 होती है? इसके लिए आपको लैंड की प्रोड्यूस को असेस करना पड़ेगा, आपको उसकी कमाई का पता लगाना पड़ेगा। तो अकबर ने ऑर्डर दिए कि सारा लैंड असेस कर दो, क्योंकि किसी लैंड पे सॉइल अच्छी थी, कहीं पे कैसी पैदावार होती थी, कहीं पे कैसी कमाई थी। सारा लैंड असेस किया गया, उस असेसमेंट की वजह से सारे लैंड की प्रोडक्शन और फिर इनकम का पता लगाया गया। इस इनकम के बेसिस पर डाटा और अकाउंट मेंटेन किए गए। इसका सीधा सीधा फ़ायदा अकबर को ये हुआ कि वो सही मात्रा में ये डिसाइड कर पाया कि एक्चुअली में राज्य की आमदनी कितनी है, जिसकी वजह से उसे पहले ही एडवांस में नॉलेज हो जाती थी कि इस बार इतनी कमाई होने वाली है। इसकी वजह से वो बहुत अच्छी प्लानिंग कर पाता था और स्कीम्स लागू कर पाता था। इसका लाभ किसानों को ये हुआ कि अब उन्हें क्लियरली डिमार्केट हुआ कि इतनी हमारी कमाई और पैदावार होगी, उसमें से इतना हमें दे देना है केंद्र को, बाकी हमारा होगा। तो वो भी अपनी लैंड डेवलपमेंट और अपनी अलग ग्रोथ के लिए रख पाए चीज़ें। तो टोटल प्रोडक्शन का 1/3 लिया जाता था। इसके लिए टोडर मल की ड्यूटी लगाई गई और टोडर मल की अधीनता में ये सब हुआ। अब इतने बड़े पैमाने पर आपको लैंड का डाटा और अकाउंट मेंटेन करना है, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी बहुत बड़ी आई, बहुत बड़े तौर पर उभर के आई, वो था पटवारी। तो पटवारी नाम का बंदा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पटवारी के पास ही सारा डाटा हुआ करता था। कानूनगो नाम का एक पर्सन हुआ करता था जो इसकी हेल्प किया करता था। इस तरह से ये सारा लैंड असेसमेंट, रेवेन्यू सिस्टम, ये सारा कुछ अकबर ने मैनेज किया। अगर हम सिटी लाइफ में आ जाएँ तो यहाँ एक तरफ अकबर की मेन एडमिनिस्ट्रेशन में आपने वज़ीर देखा, दीवान देखा, सूबेदार देखा और बख्शी देखा। इसी तरह से शहर में और किले में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स आपको दिख जाएंगे। एक पर्सन नज़र आ जाएगा जिसका नाम है दीवान समन, सामान, जो सामान किले में मेंटेनेंस, रसद, रिक्वायरमेंट का सारा ध्यान रखता है। और दूसरा पर्सन है कोतवाल। इस कोतवाल की जिम्मेदारियाँ 3 तरह से होती थी। सबसे पहले तो इसको शहर में क्रिमिनल्स पकड़ने की जिम्मेदारी थी। दूसरा, इसकी जिम्मेदारी थी कि मॉरल ऑर्डर को प्रिवेल कराए, यानी कि बांट और बट्टों में, वेट्स एंड मेजर्स में, तोलने में, जोखने में कोई कमी ना रखे, कोई गलती ना रखें। वेट्स एंड मेजर्स करेक्ट रहेंगे तभी ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, तभी शॉप्स खुलेंगी। और तीसरी इसकी जिम्मेदारी थी कि इसकी विसिनिटी में आने वाले, इसके सर्कल में आने वाले सभी लोगों के डाटा को भी रजिस्टर करे, उनका नाम एड्रेस रजिस्टर करे, हर तरह के फॉरेन विजिटर को भी ये रजिस्टर करे। तो एक तरह से सेंसस ऑफिसर भी था। तो 3 तरह के रोल प्ले करता था कोतवाल। इतना इंपॉर्टेंट था कि आज दिन तक भारत में बहुत सारे थानों को कोतवाली कहते हैं। अब यूपी चले जाना आपको कोतवाली शब्द दिखेगा। और आज की डेट में एसपी लेवल के बंदे को, अगर आप आईपीएस सेलेक्ट होते हैं तो आप कोतवाल ही लगेंगे, एसपी को कोतवाल कहा जाता है। तो कोतवाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था उस समय में, ये शहर के प्रशासन की कार्रवाई है। इस तरह से अकबर बड़ी ही खूबसूरती से अलग अलग तरह की चीज़ों को साथ जोड़ करके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला पाया, ये उसकी बड़ी अचीवमेंट का कारण है। नेक्स्ट आस्पेक्ट, अकबर के समय में और किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आ जाती है अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। यहीं से आपको अकबर की बाकी कंसेप्ट समझ आएंगे। वो क्या है? रिलीजियस पॉलिसी। अकबर ऑलवेज एंथुसियास्टिक रहता था इस चीज़ को लेकर के कि इंडिया में इतने सारे रिलीजन हैं और इन रिलीजन्स की वजह से लोगों में आपस में एक भेदभाव और वैमनस्य का भाव भी है। इसकी वजह से इतना बड़ा देश मुझे कंसोलिडेट करना है, तो अकबर ऑलवेज कंट्री को यूनिफाई करना चाहता था। अकबर ने भारत को
एक सिंगल एंटिटी के रूप में देखा। ये बहुत बड़ी नेमत थी भारत के लिए, क्योंकि वो भारत जो छोटे छोटे खंडों में बटा था, वो शासक जो अपनी टेरिटरी को भारत कहने लग जाते थे, ऐसे दौर में अकबर भारत को एक कंप्लीट ज्योग्राफिकल यूनिट के तौर पे देखता था और उसे एक खंड में बदलना चाहता था। तो इसे हम कहते हैं अखंड भारत। इसका सपना कभी चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा और अब अकबर ने देखा था। वो कहता था ये अखंड भारत है, लेकिन अखंड भारत बनाने में एक अड़चन है, इतने सारे धर्मों की वजह से, लोगों की अपनी सोच, उसकी वजह से उनका बैर। तो अकबर को ये था, कंट्री को अगर यूनिफाइड करना है तो रिलीजन के ऊपर बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। इसकी वजह से अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया। अकबर के द्वारा एक नया शहर बनाया गया था, फतेहपुर सीकरी। उसके बारे में जिक्र अभी करेंगे जब आर्किटेक्चर पे आएंगे। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया। इबादत खाने में वो पूजा नहीं करता था, कभी इसका समझाना ऑप्शन आता है कि वो वहाँ पे पूजा करता था। इबादत खाने में वो सभी धर्म के स्कॉलरों के साथ मीटिंग होल्ड करता था। इसमें सबसे पहले उसने इस्लाम के स्कॉलर्स को बुलाया, उनसे धर्म के बारे में जाना, समझा, सब कुछ समझा। फिर उसने पारसी, जैन, हिंदू, क्रिश्चियन, सभी रिलीजन के लोगों को बुलाया, उनसे चीज़ों को समझा। जब उसने इन सारी चीज़ों को समझा, उसके बाद उसने ये देखा कि जब अल्टीमेटली हर कोई ये दावा करता है कि उसे गॉड को ही रीच करना है, तो हर रिलीजन का कॉमन ही पर्पस है, तो इन सभी को अल्टीमेटली यूनाइटेड होकर रहना चाहिए। फिर फाइट का रीज़न क्या है? तो उसने हर रिलीजन से कॉमन पाथ निकाले और उस कॉमन पाथ से, उन कॉमन पाथ को जोड़ करके एक सिंगल यूनिफाइड पाथ बनाया। उस पाथ पे चलने के लिए उन्हीं रिलीजन से कॉमन रूल्स निकाल करके कुछ रूल्स फॉर्मुलेट किए, जिन रूल्स को फॉलो करके आप उस कॉमन पाथ पे चल के उस यूनिफाइड गॉड को पा सकते हैं, जिसको कहा गया है, जिस कंसेप्ट को कहा गया है दीन इलाही। और इस दीन इलाही का मतलब उस समय में ये है, द यूनिफाइड सिंगल गॉड, द वन गॉड, जिसे आपको अचीव करना है। अब अल्टीमेटली अकबर ने इस प्रोसेस के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई? अकबर ने ये कहा कि सबसे पहले आपको अगर इस रिलीजन की तरफ जाना है तो मैं आपका स्पिरिचुअल गाइड हूँ, आई एम योर स्पिरिचुअल गाइड। मैं आपको लीड करूँगा, गाइड करूँगा इस रास्ते पे कैसे चलना है, ये पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपको रूल्स दूंगा, जो कॉमन रूल्स डिराइव किए हैं मैंने, जो कॉमन बात है, इस पे चलने के लिए यू नीड अ गाइड। तो स्पिरिचुअल गाइड मैं बनूंगा, आपका गुरु टीचर मैं बन जाऊँगा, और जो रूल्स हैं वो मैंने सभी रिलीजन से कॉमन निकाले, तो वो रूल्स मैं आपको समझा दूँगा, सिखा दूँगा। इसके लिए आपको शपथ लेनी पड़ती थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी, आप अपना ऑनर, आप अपना रिलीजन और आप अपना सब कुछ अकबर के प्रति समर्पित करते हैं, और जब चाहे ये ले सकता है। कोई ईगो नहीं होना चाहिए, कोई एरोगेंस नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई ऑनर नहीं, कुछ नहीं है उसके सामने। आप खत्म हो, नंगे हो। कुछ लोगों ने तो ये धर्म समझ, कुछ लोगों ने तो इस प्रोसेस को अपनाया, जिनमें बीरबल सबसे इम्पोर्टेंट था। उसने बहुत खुले दिल से इसको अपनाया। तो याद रखना, बीरबल ने दीन इलाही या तौहीद इलाही अपनाया था, लेकिन राज्य दरबार के बहुत से लोगों ने नहीं भी अपनाया था। कुछ ने सिर्फ चमचागिरी के लिए अपनाया, कुछ ने दिल से अपनाया, कुछ ने नहीं अपनाया, जिनमें से राजा मान सिंह था। और वो डंके की चोट पे कहता था कि नहीं अपनाऊंगा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं नहीं मानता इस कंसेप्ट में। और ये अकबर की दूसरी स्ट्रेंथ थी कि इसी उसकी हर बार इस ऐसा कहने पर अकबर उसे गले लगा लेता था कि यही तो दीन इलाही है, बेस्ट। तुम जिस चीज़ में हो खुश रहो, तो बंदिश कोई नहीं, तुम्हें दबाव नहीं बनाया जाएगा, तुम इसे अपनाओ। तो यही अकबर सिखाना चाहता कि आप ओपन रहें। रिलीजन आपको क्लोज नहीं करता, ओपन करता है, बाउंड नहीं करता, अनवाइंड करता है, खोलता है दुनिया को समझने के लिए। ये इंपॉर्टेंट था। तो कुल मिलाकर के एक सेकुलरिस्ट एस्पेक्ट दिया। दुनिया कहती है, स्कॉलर कहते हैं, जो गलत है, कि उसने एक नया धर्म दिया। अकबर ने कभी कोई नया धर्म नहीं दिया, कोई नया धर्म शुरू नहीं किया है। अकबर ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग धर्मों में से कॉमन पाथ निकाला उस कॉमन गॉड को जाने के लिए, और कॉमन रूल भी उसने उन्हीं रिलीजन से निकाले। तो ये एक वे ऑफ लाइफ था, रिलीजन नहीं था जो अकबर देना चाहता था। इस प्रोसेस को लागू कराने के, इस प्रोसेस के लिए अकबर ने बहुत सारी चीज़ें अपनाई। जैसे सबसे पहले अकबर को रियलाइज़ हुआ कि पनिशमेंट बहुत ही क्रूअल है, हार्श है। उसने हार्श और क्रूअल पनिशमेंट खा दी, क्योंकि वो कहता था कि हम बेनेवलेंट स्टेट हैं, क्रूअल स्टेट नहीं है, वी आर नॉट क्लियर मिलिट्री स्टेट। उसने हार्श पनिशमेंट, उसने एम्पुटेशन ऑफ द लिम्स और बाकी चीज़ें तोड़ दी। उसने कहा कि गुनहगार के हाथ काट देना, छेद देना, कील ठोक देने से गुनाह ठीक नहीं होता। गुनाह ठीक होता, उसे सही रास्ते पर लाओ, उसे रियलाइज़ कराओ उसने क्या गलत किया, तो उसे ठीक करो। ये इंपॉर्टेंट है। अकबर ने जीव हत्या बंद करा दी, अकबर ने वायलेंस ख़त्म करा दिया। अकबर को मानना था कि जीव हत्या ठीक नहीं है, वायलेंस इज नॉट करेक्ट। वो ये कहता था कि नॉन वेज मीट ईटिंग आपको छोड़ना चाहिए, एटलीस्ट
साल में कुछ दिन तो छोड़ो, ये उसका रिक्वेस्ट हुआ करता था। वो आपसी बैर को ख़त्म करके आपसी मुँह को बढ़ाना चाहता था। अकबर ने अलग अलग धर्मों के प्रभाव में आकर के अपनी रेगुलर प्रेयर्स में सूर्य नमस्कार, अग्नि की पूजा और इस तरह की चीज़ें ऐड कर ली थी। ये उस समय इस्लाम के घोर विरोध की चीज़ें थी। सूर्य नमस्कार करता था वो, अग्नि की पूजा करता था, तो ये बहुत बड़ी बात थी। नेचुरली वो ऐसा करेगा तो कुछ इस्लामिस्ट उसके अगेंस्ट आएंगे, जिन्हें यह डर लगने लगा कि अकबर इस्लाम को ख़त्म कर देना चाहता है। तो मैं आपको बता दूँ, अकबर पुख्ता मुस्लिम था, पूरे वक्त के नमाज अदा करता था। जिस समय उसने सभी लोगों को बुलाया था अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने, तो क्रिश्चियनों ने उस समय अपने बहुत ही तकड़ मिशनरी भेजे थे और उन्हें पूरा श्योर था कि ये अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा। और उन्होंने अपने सारे गुण बताए अकबर को कि क्रिश्चियनिटी में वो कन्वर्ट हो। अकबर किसी वे में भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं, और उसने ये कहा कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी धर्म में कन्वर्ट होने के लिए, बिकॉज आई एम कंटेंटेड विद माई रिलीजन। मैं बहुत खुश हूँ अपने धर्म से, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अल्टीमेटली तुम्हारे धर्म की खूबियाँ जानने से मैं अपने धर्म की खूबियाँ पहचान गया, तो मुझे कन्वर्ट होने की नीड नहीं है, क्योंकि कल को कोई तुमसे बेटर आएगा, वो भी मुझे नए धर्म में कन्वर्ट करेगा। तो अकबर एक मुस्लिम जिया है, अकबर एक मुस्लिम ही मरा है, लेकिन इससे बड़ा अकबर एक शासक था, और शासक का एक ही धर्म होता है, मानव धर्म। तो अकबर ह्यूमनिज्म को प्रमोट करता था, अकबर ह्यूमनिस्टिक आस्पेक्ट को प्रमोट करना चाहता था। ये अकबर की रिलीजियस देन है। अकबर की इसी टॉलरेंस की पॉलिसी की वजह से अकबर इक्वलिटी का कंसेप्ट दे पाया, अकबर इतना बड़ा कंसोलिडेटेड एम्पायर दे पाया। और यही अकबर था जिसकी इसी नीति की वजह से अकबर के खुद के महलों में उसकी पत्नियां जन्माष्टमी भी मनाती थी, दिवाली भी मनाती थी, होली भी मनाती थी, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए अकबर ग्रेट कहलाता है। ये एक कारण है। चलिए रिलीजियस पॉलिसी आगे निकलते हैं, देखते हैं और अकबर ने क्या किया और किए हुए काम कौन से थे जो इम्पोर्टेंट है। आर्किटेक्चर की बात करते हैं, और अकबर आर्किटेक्चर की दुनिया में जाना गया। सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि अकबर के पास दिल्ली भी थे और आगरा भी था, दोनों में अकबर के महल थे और अकबर की सीट हुआ करती थी। लेकिन उसके बावजूद अकबर ये चाहता था कि मैं एक नई राजधानी बनाऊँ, एक नई सिटी बनाऊँ। तो अकबर ने उस समय आगरा से आगे जाते ही, आपको आज भी मिलती है, जाया करो देखा करो, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। फतेहपुर सीकरी अकबर ने इसलिए बनाया क्योंकि वह सलीम चिश्ती वहाँ पे कभी जिया करते थे, और सलीम चिश्ती का मुरीद हुआ करता था अकबर। ये बात याद रखना, अकबर चिश्ती सिलसिले के प्रति झुका हुआ था। और ये क्वेश्चन सैकड़ों बार आ गया है कि फतेहपुर सीकरी बनाने का ख्वाब क्यों आता है अकबर को, क्योंकि सलीम चिश्ती वहाँ जिए थे, सलीम चिश्ती की जगह है। इसकी वजह से अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया। अकबर का मकबरा और अकबर की सिटी दोनों एज इट इज़ अकबर को बयान करते हैं सिंपल येट इम्पोजिंग। अकबर सिंपल था बट बहुत इम्पोजिंग था। उसके बात करने का, खड़े होने का ढंग, उसकी एलिगेंस अलग रहती थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट माइंड ब्लोइंग रहता था, कोई बचा नहीं रह सकता। तो इस तरह से उसने फतेहपुर सीकरी बनाया, बहुत ह्यूमंगस, वेरी सिंपल, नॉट डेकोरेटेड बट वेरी पावरफुल एंड वेरी इम्पोजिंग। भेज नहीं सकता था उसे। इसी तरह से अकबर ने आगरा के समीप सिकंदरा में अपना मकबरा शुरू कराया, खुद अपना मकबरा बना रहा था। तो लाइफ आफ्टर द डेथ क्लियरली फेस करते थे कि दैट इज द रियलिटी ना। तो अपना मकबरा बना रहा था। क्वेश्चन आता है अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, अपने आप में ही विहंगम है। तो आपको बताया मैंने कि हुमायूं की पत्नी के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनाया जा रहा था। तो हुमायूं की पत्नी तो अकबर की मम्मी होगी, तो अकबर के द्वारा ही अपने पिता हुमायूं का मकबरा भी बनाया गया। और हुमायूं का मकबरा आपने देखा दिल्ली में सबसे उत्कृष्ट नमूना है। आर्किटेक्चर की फील्ड में एकदम अलग ही तरह का आर्किटेक्चर, जो बहुत ही वेल बैलेंस ये वेरी डेकोरेटेड। तो अब आपको एक नए तरह का आर्किटेक्चर मिलेगा जिसमें हिंदू स्टाइल भी लिया गया है, यानी कि जो गेटवेज के ऊपर, गेटवेज के समय में आपको स्क्वायर आर्केड्स मिलते हैं वो मिलेंगे। उसके बाद जो आपको खास तरह की केव आर्किटेक्चर मिलता था इंडिया में, वो इसमें मिल जाएगा। लेकिन अब नया स्टाइल ये है कि गार्डन है, और गार्डन के बीचों बीच आपको एक बिल्डिंग दिखेगी, और उसमें दिल्ली सुल्तानों से अलग डोम दिखेंगे जो इंडिया के इम्पैक्ट से प्रभावित है। तो ब्रॉड डोम, जो पहले डोम है वो नीचे से नैरो है, सेंटर से फिर बल्ज और ऊपर जाके टाइट। लेकिन ये जो डोम है ये बॉटम से ही बहुत ब्रॉड है। वो बताते हैं सोच, वो बताते हैं जिसके अधीन मैक्सिमम पूरा इंडिया कवर होना चाहिए, ऑल यूनिटी। इस तरह से उसने अपना कंसेप्चुलाइज किया, और ये सारी बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट हैं जो अकबर के द्वारा बनाई गई। आर्किटेक्चर के मामले में अकबर का एक खास बिल्डिंग हुआ करती थी
जिसमें वो प्राइवेट ऑडियंस से डील करता था, यानी कि सलाहकारों से। उसे हम कहते हैं दीवान खास। दीवान खास में वो अपने मंत्री और सभी लोगों से चर्चा करता था, ये उसकी खासियत थी। अकबर को कभी इंटरेस्ट ही नहीं था स्टडी में, यानी कि अकबर बचपन के दौर में जब पढ़ना था तो चीते हाथ में पकड़ करके निकला करता था शिकार करने के लिए। एक हाथ में चीता है और शिकार शेर का करने जा रहा है। इस तरह की एक्टिविटी में उसकी ऑलवेज इंटेलिजेंस रहती थी। कबूतरबाजी में इंटरेस्ट रखता था, गुलेज से कबूतर मारा करता था। पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं गया। लेकिन अकबर अपने दौर का मोस्ट लर्नड पर्सन था। वो कैसे, बंदा बगल में बैठा करके दुनिया जान की सबसे बेस्ट किताबें उसे कहता था पढ़ पढ़ मेरे सामने, तो वो पढ़ते था और अकबर सुनता था। ये अकबर की हैबिट थी। लिखना पढ़ना नहीं जानता था, नॉलेज अव्वल दर्जे की थी। रेगुलर मीटिंग होल्ड करनी भूलता नहीं था। सारे लर्न पर्सन थे, तो वो कहता था मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करूँ, रिलीजन पे डिस्कशन करूँ, अभी आप खुद से किताबें पढ़ने बैठूँ, तो तुम सब पूरा 6 दिन पढ़ा करो, 7वें दिन आ जाया करो यहाँ पे सार लेकर के सारा, और यहाँ बैठ कर तुमसे मैं मीटिंग करूँगा, सारा मुझे दे के खाली होके चले जाया करो, फिर 6 दिन पढ़ा करो और 7वें दिन। इस तरह से अकबर वेल ट्रेंड, वेल अपडेटेड और वेल नॉलेजफुल पर्सनैलिटी के तौर पर उभर करके आया। उसके जैसा तेज दिमाग किसी का नहीं था उस समय में, तभी वो बीरबल को भी हैंडल कर पाया, वरना बीरबल एक दिग्गज बंदा था। तो अकबर को और भी बीरबल से सवाल करके पूछा दिखाया जाएगा ना, वो दिखाया जा रही है अकबर की क्यूरियोसिटी को, कैसे सीखना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो इसी कंसेप्ट को अगर देखा जाए तो दीवान एक खास बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हुआ करती थी जो उसने उस समय बनाई। उसके बाद दीवान आम होती है, जिसमें आम जनता से मिलते हैं, आम जनता से मिलते हैं, उनके दुखड़े सुनते, सारा निपटारा वहीं पर करते हैं। और दीवान आम में आकर के आम जनता को देखता है। इसके अलावा अगर आम जनता को देखना है तो झरोके से, झरोका दर्शन एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, वहाँ से आकर के भगवान की तरह दर्शन देते थे। जनता दर्शन देती थी, सारे दुख दूर हो जाते थे, बीमारियाँ ठीक हो जाती थी, ऐसा उस समय के लोग कहते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ अकबर अपनाया करता था। और हर आर्किटेक्चर सिर्फ एक बिल्डिंग ना हो करके सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल रीजन बन गया था। दीवाने खास का अपना एक महत्व हुआ, दीवाने आम का अपना एक महत्व हुआ, और हर बिल्डिंग का अपना एक ग्रेस का अपना एक महत्व हुआ करता था। ओके, ये बात क्लियर। चलिए बात लिटरेचर की करते हैं। अकबर लिटरेचर में बहुत हाई लेवल पर इंटरेस्ट लिया करता था। अकबर के ऊपर बचपन से ही शेख मुबारक का, जो कि सूफियों की तरफ इंक्लाइन था उस टाइम तक था, फिर उसके बच्चे फैज़ी और अबुल फजल। तो फैज़ी और अबुल फजल का बहुत हाई लेवल इम्पैक्ट था अकबर के ऊपर। अबुल फजल ने तो अकबर के कहने पर किताब भी लिखी है, और इसी किताब का एक हिस्सा हुआ करता था जिसे हम कहते हैं ऐनी अकबरी। तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा, उसमें है ऐनी अकबरी, जो उस समय के लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन और किस तरह से अकबर का पूरा साम्राज्य काम करता है इसके बारे में बताती है। ये सारी चीज़ें जो लिखी जाती थी पर्शियन भाषा में, क्योंकि अकबर के दरबार की भाषा पर्शियन थी। पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, डेवलप किया गया। जहाँ पर अबुल फजल राज्य दरबार, नीतियाँ, पॉलिसियों के बारे में लिख रहा है, फैज़ी पोइट्री के बारे में लिख रहा है, तो फैज़ी पोइट हुआ करता था। इन सभी के द्वारा उस समय में संस्कृत को सीखा गया, और संस्कृत के बहुत सारे वर्क को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। ये अकबर की क्यूरियोसिटी ही थी। अकबर के समय में अबुल फजल के द्वारा महाभारत और रामायण को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया, और यही कन्वर्जन जो है अबुल फजल ने इसका प्रीफेस लिखा है पर्शियन भाषा में। आने वाले समय में यही ग्रंथ जब पर्शियन भाषा में कन्वर्ट हुए थे, यूरोपियंस ने इन्हीं को स्टडी करके फाइनली इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, और उसी इंग्लिश के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के दौर में अपना धर्म जानने को मिला, अपने ग्रंथ जानने को मिले। ये बात आप याद रखें। संस्कृत से पर्शिया में कन्वर्ट किए गए, पर्शिया से इंग्लिश में कन्वर्ट किए गए, और उसी को पढ़ करके राजा राम मोहन राय और बाकी बुद्धिजीवियों ने भारत में रेनेसेंस की क्रांति दौड़ाई और आपको आज़ादी दी। तो अकबर के समय में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया गया, इसका बहुत महत्व होता था। लिटरेचर के मामले में बहुत सारे ग्रंथों को ट्रांसलेट किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुआ करती थी। अकबर के समय में पेंटिंग और बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। अकबर ने अपने राज दरबार में अपनी बुक्स को डेकोरेट करने के लिए मिनिएचर पेंटिंग का एक दौर चला रखा था, और उनको सलाह दी गई थी कि आप अच्छे लेवल पर मिनिएचर पेंटिंग बनाते रहें। तो पेंटिंग जबकि इस्लाम के विरुद्ध थी, लेकिन अकबर तो दीन इलाही का समर्थक है, इसलिए पेंटिंग बनाने में कोई रोष नहीं। पक्षियों के चित्र, बाकी चीज़ें खुल करके बनाई गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई सीमाएँ नहीं, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं। तो मिनिएचर पेंटिंग का काम होता था। जब मिनिएचर पेंटिंग नहीं बनाई जाती थी, वो लोग फ्री होते थे, तब तो वो अदर लेवल के पेंटिंग बनाते थे, जैसे युद्ध के चित्र बनाया करते थे। ये इंपॉर्टेंट बात। दरबार के चित्र बनाते थे, दरबार में दीवाने खास, दीवाने आम सजा हुआ है, उसके चित्र बनाया करते थे। तो इस तरह की पेंटिंग के माध्यम से हमें उस समय के जीवन का और उस समय के दौर का मत पता लगता है। मेजोरिटी ऑफ द पेंटर उस समय हिंदू जाति से आते थे, हिंदुओं में भी निचली जाति से आते थे, क्योंकि अपनी पेंटिंग के नीचे वो अपना नाम लिखते हैं। अकबर को फ़र्क नहीं पड़ता था इस बात, इसलिए
बहुत सारे नीचे के वर्ग के लोगों का अपवर्ड मोबिलाइजेशन हुआ अकबर के द्वारा इन पेंटर्स को समर्थन देने की वजह से। तो जब ये फ्री हुआ करते थे, अब ये अलग अलग एरिया से आते थे। इंडिविजुअल पेंटिंग बनाने का दौर बहुत कम था, मेजोरिटी ऑफ द पेंटिंग ग्रुप में बनाई जाती थी, और ये सारे अलग अलग एरिया से आते हैं, अपने लेवल पे अपने एरिया का कल्चर लेकर के आते हैं। तो ग्रुप में बनाई गई उस पेंटिंग में आपको पूरा भारत नज़र आ जाता था। हर हर आर्टिस्ट की अपनी कला, अपने गुण, अपना हुनर नज़र आता था। इसलिए दी बेस्ट और सबसे माइंड ब्लोइंग पेंटिंग मुगलों के समय बनी है, ये अपने आप में उत्कृष्ट है। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। क्लियर है इतनी बात? तो ये पेंटिंग के मामले में जब आगे अगली बुक से चैप्टर पढ़ोगे बहुत डिटेल में सब पता चलेगा। म्यूजिक, अकबर म्यूजिक का बहुत फॉन्ड हुआ करता था, ये भी इस्लाम के विरुद्ध है, लेकिन अकबर तो दीन इलाही को मानने वाला है। और म्यूजिक के मामले में ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने पैटर्नाइज कर रखा था उस समय तानसेन बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती मालवा की। तानसेन के द्वारा अकबर के लिए खास एक नया राग दिया गया, जिसे राग दरबारी कहते हैं। तो अगर आप पुरानी मुगल आजम देखेंगे ना पृथ्वीराज कपूर की, उसमें एक पर्सन है, पूरी फिल्म के बैकग्राउंड में एक राग चलता ही रहता है। देखना वो फिल्म, पूरी फिल्म के बैकग्राउंड में एक आलाप चलता ही रहेगा, वो तानसेन है। तो तानसेन के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर उस समय में म्यूज़िक को बहुत मॉडिफाई किया गया। जो पहले के एग्जिस्ट कर रहे राग थे उनमें बहुत सारे नए चेंजेस इंड्यूस किए गए, और एक नया हिंदुस्तानी वे ऑफ म्यूज़िक क्रिएट किया। ये तानसेन का क्रेडिट है। तो तानसेन ने राग दरबारी, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि राग दरबारी किसका था? राग दरबारी तानसेन का हुआ करता था। इस तरह से तानसेन और अदर लोगों को बहुत हाई लेवल पर पैटर्नाइज किया है अकबर ने, इसमें कोई शक नहीं। म्यूज़िक का लवर हुआ करता था, आर्किटेक्चर हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, लिटरेचर हुआ, पेंटिंग हुआ, म्यूज़िक हुआ, अदर एक्टिविटीज़ हुई। अब हम कुछ चीज़ों को समझते हैं, जिसके बाद हम कंसोलिडेटेड मुगल एम्पायर को लेंगे, जिसमें फिर आपको और बहुत सी बातें समझ आएंगी। ओके, इसमें आ जाएंगे अब यूरोपियंस। अब कहानी रोकनी होगी मुगलों की, यूरोपियंस को समझना होगा, तभी आगे की बात समझ आएगी। ओके, शुरू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें यूरोप चला दिया, चलने दो। अब हमें यूरोप का नक्शा लगाना है, यूरोप का नक्शा लगाओ, ठीक है, रोक दो। अब देखिए, अब ये देखिए आपके सामने विश्व का मानचित्र लग चुका है, ये वर्ल्ड का मैप है, इसको समझने का प्रयास करें। हमें भारत में जिस समय उत्तर में मुगलों का आगमन हुआ था, एडवेंट ऑफ द मुगल है, इससे जस्ट कुछ समय पहले दक्षिण में एक और कंट्री से भी लोग आए थे, जिन्हें हम यूरोपियंस कहते हैं। उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, और दोनों का एडवेंट क्यों डिफरेंट था, दोनों के इम्पैक्ट क्यों डिफरेंट हुए, वो कंपैरेटिव एनालिसिस हम करेंगे। देखिए, ये यूरोप है आपके सामने, जो इंडिया के वेस्ट में आता है, और इसी को ही हम वेस्टर्न वर्ल्ड भी कह देते हैं। तो इंडिया से वेस्ट जाइए, पाकिस्तान, देन ईरान, देन तुर्की, और फिर तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल से होते हुए, जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं, इसे पार करते हुए आप बुल्गारिया में एंटर कर जाते हैं, और वहाँ से शुरू हो जाता है आपका पूरा यूरोप, वेस्ट वर्ल्ड कहाँ तक, जहाँ पे पुर्तगाल है, और वहाँ पे फिर आ जाता है अटलांटिक ओशन। तो इंडिया से वेस्टवर्ड आप जाइए, ये है यूरोप। यूरोप की कहानी समझते हैं। किसी ज़माने में यूरोप में BC पीरियड तक था, बिफोर क्राइस्ट पीरियड था, यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर फ्लरिश हुए। सबसे पहले ग्रीक्स एंड देन रोमन्स। तो ग्रीक्स की अगर हम बात करें तो ये रहा आज आपका मेडिटेरेनियन सी के नॉर्दर्न रीजन में ग्रीस, जो तुर्की के वेस्ट में है। और अगर हम रोमन की बात करें तो ये रहा मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में इटली का रोम। तो यहाँ से रोमन एम्पायर निकला। ये दोनों ही एम्पायर की खासियत थी कि इन्होंने कई तरह के इंस्टीट्यूशनल वर्क किए। जैसे अगर ग्रीस में किसी ज़माने में डेमोक्रेसी का उदय हुआ, तो रोमन्स ने डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट दिया, एक एक्सपेंसिव एंड कंसोलिडेटेड एम्पायर का काम किया, और आर्मी को वेल फैशन में ऑर्गेनाइज करने का नमूना पेश किया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रिश्चियनिटी आ गई, जीसस क्राइस्ट आ गए, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। ईस्टर्न रोमन रूलर्स कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी अपना ली, और फिर जितना भी रोमन एम्पायर था पूरे एरिया में स्टेट का रिलीजन क्रिश्चियनिटी हो गया। ये सब कुछ हुआ है 4th सेंचुरी के दौरान। इसके पहले क्रिश्चियनिटी इनका रिलीजन नहीं था। अब हम चीज़ों को समझते हैं। क्रिश्चियनिटी के आने के बाद अब जो धर्म अपनाया ही नए तरीके से जाता है ना, उसके फैलाने के लिए भी आपको इंस्टीट्यूशंस चाहिए। तो क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड में एक ऐसा रिलीजन है जो इंस्टीट्यूशनली वर्क करता है, यानी कि बिग चर्च रहेंगे, फिर उसका एक सर्कल रहेगा, उसके सर्कल में स्मॉल चर्चेस